नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑटो अपील सिस्टम के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जनता की सेवा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी सेवा भाव से काम करें, जिससे समय से भी शिकायतों का निपटारा किया जा सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऑटो अपील सिस्टम के 6.54 लाख अपील हुई है और इन अपीलों का समाधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इस तरह से काम करना चाहिए कि लोगों को अपील ही न करनी पड़े। कि एक बार कोई उपभोक्ता अपनी बात को ले जा करके अपना अप्लाई करे, ऑनलाइन करे अथवा अपनी कागज की एप्लीकेशन दे करके आए, उसके बाद उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, वो काम अपने आप हो। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम हमने चलाया और एक सॉफ्टवेयर बनाया। उस सॉफ्टवेयर का नाम था ऑटो अपील सिस्टम अर्थात आस। और ये आस का काम हमने जिम्मे लगाया। जो हमारा राइट टू सर्विस कमीशन है, ऐसे राइट टू सर्विस कमीशन जो हमको सेवाओं का जो एक ऑर्गन बना हुआ है, जो सरकार ने बनाया है, ऐसे कमीशन के जिम्मे काम लगाया। तो उन्होंने एक सिस्टम के माध्यम से जितने दिन में सेवा मिलनी चाहिए, अगर उस समय तक नहीं मिली तो बाद में अपने आप उसकी प्रथम चरण की अपील वो चली जाएगी। और अगर 30 दिन के अंदर वहां भी उस समस्या का हल नहीं हुआ तो अपने आप द्वितीय अपील के लिए वो उससे ऊपर के अधिकारी के पास चली जाएगी। और अगर 2 अपील में भी वो काम नहीं होता तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो आयोग के पास चला जाएगा। तो एक इस प्रकार की सिस्टम बनाया गया। हम तो कुल मिलाकर अपने शासन में सारा, चाहे वो हमारा अधिकारी वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग है, उनको हमेशा एक बात कही है कि सेवा भाव से ही काम करना चाहिए। किसी को जगह जगह भटकना नहीं चाहिए, उसको ना पड़े, और प्रोएक्टिव होकर के आगे बढ़ करके और हम लोगों की सेवा करें। हमारी आगे की योजना है कि आखिर अपील करने का मौका ही क्यों मिले। अपील तो तब की जाती है जब पहले चरण पर समय पर काम नहीं होता। हम व्यवस्थाएं अपील करने तक न जाएं, अपील मुक्त ये हमारी शासन व्यवस्था बने, तभी वो दिन की इंतजार है जब हर किसी का काम जो समय तय किया गया है। क्योंकि बहुत से विभागों के समय ये तय किए गए हैं कि कितने समय में कौन सा काम होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर एजुकेशन के नाते से हमको कोई इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो 15 दिन के अंदर उसका इनकम सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर मिलना चाहिए। परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत अब बहुत सी सेवाएं ऐसी भी की जा रही हैं कि आप एक क्लिक पर भी अपना ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर पाएंगे। वो व्यवस्थाएं जब होंगी तो ऑनलाइन ऑटोमेटिक होंगी। जब तक वो नहीं होती हैं तो हमारे अप्लाई करने के लिए जितना समय बताया गया है उसके अंदर वो सेवा मिलनी ही चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हमारा मकान अगर मरम्मत के लिए हमको योजना का लाभ चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना 60 दिन के अंदर उसका पैसा हमको मिलना चाहिए। किसी को चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है तो 21 दिन के अंदर उसका समय अवधि तय की गई है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, इसका जो हमको लाभ मिलना है वो 45 दिन का मिलना ही चाहिए। शेड्यूल का सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर सर्टिफिकेट बने। हमारा जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो 7 दिन के अंदर बने। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इसके लिए 30 दिन तय किए गए हैं। मिशन 2024 को लेकर हरियाणा बीजेपी की बैठकों का सिलसिला जारी है। फरीदाबाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक का शुभारंभ डॉक्टर के लक्ष्मण ने किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ ही ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान पदाधिकारियों को सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के टिप्स दिए गए। वहीं इस दौरान प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी वर्ग को ख्याल में रखकर और उनके लिए लगातार काम किया है। हरियाणा में बड़े मात्रा में हमारे ओबीसी के भाई बहन हैं, लगभग 32%। तो स्वाभाविक तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसीओ के लिए जिस तरीके से काम किया है और संवैधानिक दरवाजा देके सम्मान दिया है, तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो इच्छा थी उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सुचारू रूप से हर क्षेत्र में काम करके ऐसे पिछड़ा वर्गों को आगे करने की जो काम किया है, तो वो काम ओबीसी मोर्चा के माध्यम से संगठन में
सांसद और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायाब सिंह सैनी ने कहा कि ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने को लेकर संवाद किया गया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने ओबीसी आयोग बनाकर संवैधानिक शक्ति दी है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। काम ऊपर से केंद्र की तरफ से दिया जाता है, उसको धरातल के ऊपर उतारना, हर गांव तक, हर घर तक जाना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ओबीसी समाज के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए एक बड़ा काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के ओबीसी समाज को एक बड़ा सम्मान दिया, ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी आयोग बना करके उसको संवैधानिक शक्तियां दी। और संवैधानिक शक्तियां नहीं दी, अगर ओबीसी के बच्चे केंद्रीय विद्यालय के अंदर एडमिशन लेते हैं, सैनिक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, तो उनको 27% का आरक्षण देने का कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। कांग्रेस ने लगातार ओबीसी को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए ओबीसी समाज का उपयोग किया, परंतु उनके अधिकार नहीं दिए, उन अधिकारों से वंचित रखा। कांग्रेस का इतिहास उठा करके देख लीजिए पीछे तक, अगर ओबीसी को कोई हक देने की बात आती थी तो राजीव गांधी जैसे लीडर जो प्रधानमंत्री पद के ऊपर हैं, वो भी ओबीसी के खिलाफ खड़े हो गए थे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि समलखा में कल 6 लोकसभा के शक्ति प्रमुख केंद्रों की बैठक होगी, जिसमें 2715 शक्ति प्रमुख केंद्रों को बुलाया गया है। सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी और मंडल पालक भी शामिल होंगे। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य शामिल होंगे। धनखड़ ने आगे बताया कि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका समापन करेंगे। समालखा में कल, इसमें फरीदाबाद भी शामिल है, 6 लोकसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक हो रही है। इसमें 2715 शक्ति केंद्र प्रमुखों को बुलाया है। इन्हीं लोकसभा में पढ़ने वाले सभी मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी और मंडल के पालक भी बुलाए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के सभी माननीय सदस्य भी बुलाए हैं। कल मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन कर और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी वो उसका समारोह करेंगे। इसमें दिन के समय में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवदान सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी भी संबोधन करेंगे। ये कार्यशाला है जो सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम को 5:30 बजे तक संपन्न होगी। इस कार्यशाला को हम बहुत ही एक अलग तरीके से आयोजित कर रहे हैं। डिजिटली हाजिरी लगेगी सबकी। हर आने वाले को जो आईडी कार्ड मिलेगा उस पर एक QR कोड है, QR कोड से ही उसकी हाजिरी लगेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्टील का फुट ओवरब्रिज का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में ये ओवरब्रिज पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया जा रहा है। इसके बाद अन्य जगहों पर भी इस तरीके के ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। तो यहाँ के लोगों की बहुत समस्याएं थी, लेकिन एक समस्या सबसे बड़ी जी कि फाटक बंद होने के बाद, अंडरपास बनने के बाद फाटक बंद हो गए, तो हजारों लोग यहाँ से इसको क्रॉस करते थे और दुर्घटनाओं के शिकार होते थे। तो यहाँ की बहुत बड़ी समस्या थी कि यहाँ के लोगों को फाटक क्रॉस, रेलवे लाइन क्रॉस करने के लिए फुट ओवर ब्रिज चाहिए, फाटक बंद। तो बहुत लंबी डिमांड थी और चाचा श्री राम हमारे यहाँ के हमारे चाचा हैं, उन्होंने ये बात मेरे सम्मुख रखी थी। तो आज वो काम पूरा हो गया। SS का स्टेनलेस स्टील का पहला नॉर्दर्न रेलवे में पहला ये फुट ओवर ब्रिज है जो स्टेनलेस स्टील का बन रहा है और जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ 34 लाख रुपए है और अगले 6 महीने में ये बनकर ये फुट ओवर ब्रिज तैयार हो जाएगा जो टेंडर में सब है। तो इससे यहाँ पर हजारों लोगों को आवागमन में बहुत सुविधा होगी और जो दुर्घटनाएं हैं उन दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। मंत्री जी, एक जो अहम सवाल, नॉर्दर्न रेलवे में ये बड़ा इतिहास भी रहेगा कि स्टेनलेस स्टील का जो ब्रिज है वो यहाँ बनने जा रहा है। देखिए, पहला एक्सपेरिमेंटल तौर पर पहला स्टेनलेस स्टील का ब्रिज यहाँ पर मेवला महाराज को ओवरब्रिज को बनाया जा रहा है। उसके बाद
तमाम नॉर्दर्न रेलवे में इस तरह के स्टेनलेस स्टील के ये फुट ओवरब्रिज बनाए लगेंगे, क्योंकि अब एक तरफ फुट ओवर ब्रिज बनाने की तैयारी को लेकर पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, वहीं रोहतक रेलवे स्टेशन पर रेलवे की लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। पिछले 3 महीनों से बंद पड़े रेलवे ओवरब्रिज के चलते लोगों को अपनी जान हथेली पर लेकर पटरी से ही रास्ता पार करना पड़ता। गुरुवार को इंडिया न्यूज ने रेलवे ओवरब्रिज बंद होने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, लेकिन रेलवे के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं और छात्रा लापरवाही की बलि चढ़ गई। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान छात्रा ट्रेन से कट गई, जिससे उसकी मौत हो गई है, लेकिन अभी भी रेलवे के अधिकारी इस खतरे से अनजान बने हुए हैं और रेलवे ट्रैक से रास्ता पार करने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। लोगों का कहना है कि रेलवे के अधिकारी रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लापरवाही से मौत, और दूसरी आपको बता दें कि यहाँ पर जो रेलवे अधिकारी हैं वो सबक नहीं ले रहे हैं। इसके 3 महीने हो चुके हैं इसको, और हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। ट्रैक पे से जाना पड़ता है हमें, रेलवे ट्रैक पे से, और बहुत ज़्यादा। और परसों तो एक स्कूल की बच्ची की यहाँ पे डेथ हो गई है रेल की पटरी पे से। अभी हमें मार्केट में को जाना है तो देखो हम ट्रैक पे से होके जाएंगे। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इधर हमारा डेली का यहाँ से आना जाना होता है, जिससे हमें बड़ी परेशानी होती है। हमें रेलवे ट्रैक क्रॉस करने पड़ते हैं, स्कूली बच्चों को भी परेशानी होती है, बुजुर्गों को परेशानी होती है, हम सबको बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये पुल के इधर से हमें कोई व्हीकल नहीं मिलता, इसलिए हमें ट्रेन के नीचे से क्रॉस करना पड़ता है। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें हमारी सरकार से गुहार है कि ये पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि ये परेशानी दूर हो सके। रोहतक रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से हमने 2 दिन पहले कवर किया था कि आने जाने वाले जो लोग हैं उनको ये जो पुल है ये बंद होने की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आज भी हालात ये हैं कि 2 या 3 हादसे होने के बावजूद भी जो रेलवे प्रशासन है उसकी ओर से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं सुरक्षा के, और ना कोई लोगों को विकल्प के तौर पर रास्ता बनाकर दिया है। ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों को क्रॉस करके आप देख सकते हैं, महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, वो किस तरीके से क्रॉस करके जा रहे हैं, और रेल के नीचे से निकलकर उनको जाना पड़ रहा है। देखिए कितना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि प्रशासन की ओर से, रेलवे प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। जो लोग हैं वो कितने परेशान हैं वो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और 2 दिन पहले इसी रेलवे की लापरवाही की वजह से एक लॉ की स्टूडेंट को, जिसका नाम रितु बताया गया, उसकी यहाँ पर ट्रेन की चपेट में आने से डेथ भी हुई है, और 2 लोग पहले भी इस पुल से गिर के उनको चोटें आई हैं। इन सब के बावजूद भी रेलवे प्रशासन आखिर कौन सी भांग पीकर सो रहा है या कौन सी कुंभकर्ण नींद में सो रहा है कि रेलवे प्रशासन को ये तमाम हादसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बुजुर्ग खड़े हैं, वो जोखिम उठा के अब ये जो रेलगाड़ी खड़ी है इसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है उनके लिए। आप भी रेलवे क्रॉस करके आए हैं। ये जो पुल है, इस पुल की वजह से क्या दिक्कत पेश आ रही है? इस पुल की वजह से सर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये पुल कम से कम उधर देखिए 10,000 व्यक्तियों को इस साइड से उस साइड ले जाने का काम करता है। ठीक है, अभी परसों ही एक हमारे कॉलेज की एक छात्रा जो कि BLLB की छात्रा थी, वो क्रॉसिंग गाड़ी हो रही थी, और ये सारा का सारा इस पुल की वजह से हुआ है। उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। कई बार मैं खुद पत्र लिख चुका हूँ, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं। जी, तो देखिए ये पुल जो तोड़ा गया है, कोई इसका विकल्प भी दिया गया प्रशासन की ओर से कि भाई कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं दिया गया सर इसका। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को मरने के लिए खुला छोड़ रखा है। जी, ये प्रशासन की लापरवाही है सर। और हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पे जल्द से जल्द संज्ञान ले, ताकि यात्रा का जो आवागमन है वो पुनः सुचारू रूप से दुरुस्त हो सके। हादसा हुआ, हादसे के बाद कोई इंतजाम किया गया? नहीं, कोई इंतजाम नहीं हुआ। हादसे के बावजूद भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। तो देखिए, सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं आप कि परसों हादसा हुआ, और हादसे में एक लड़की की मौत भी हुई, और उसके बावजूद भी रेलवे प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम सुरक्षा के, यात्रियों को आने जाने के नहीं किए गए हैं। इससे बड़ी लापरवाही शायद और नहीं हो सकती कि मौत होने के बावजूद भी कोई संभालने वाला ना हो। आखिर प्रशासन यात्रियों की जो समस्या है उसको दूर कब करेगा, और आखिर जो प्रशासन नींद में सो रहा है वो रोहतक रेलवे प्रशासन आखिर कब जागेगा। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल आर्य, इंडिया न्यूज़, रोहतक।
कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सैनी के पीएसओ के साथ टोल कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें टोल कर्मी पीएसओ के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे। विवाद उस वक्त हुआ जब सांसद नायाब सैनी सोनीपत में NH 44 स्थित भिगांग टोल प्लाजा पार कर रहे थे। इस दौरान सांसद की गाड़ी जैसे ही बैरियर पार करने लगी, तभी टोल बैरियर सांसद की गाड़ी पर गिर गया, जिसके बाद सांसद के पीएसओ ने जब टोल कर्मी को समझाने की कोशिश की तो टोल कर्मियों ने पीएसओ के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान सांसद की गाड़ी काफी देर तक टोल पर फंसी रही और पूरा जो लेन है वो जाम रहा। टोल कर्मियों की इस गुंडागर्दी के खिलाफ सांसद के पीएसओ ने पुलिस को शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने टोल मैनेजर समेत तीन लोगों पर धारा 186, 341, 353 और 34 में एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं टोल प्लाजा पर हुए विवाद को लेकर टोल कर्मियों ने सांसद की गलती बताई है। टोल कर्मियों का कहना है कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना बना दिया गया। ये 5:30 के आसपास की बात है, शाम को। हाँ, कल 17 तारीख को सी शिफ्ट का। अच्छा। इतना बड़ा तो इशू भी नहीं था, नहीं था तो खामा खाई वैसे वो खामा खाई वो कर रहे हैं। अजी बंद गाड़ी में कैसा पता चलेगा कौन बैठा है, शीशा बंद होता है। फिर भी लड़के ने एग्जाम करने में टाइम नहीं लगा। वो क्या उन्होंने भी थोड़ा सा गलत किया है, खड़े होते क्यों नहीं निकालते थे, ठीक है, तरीके से बात करते हैं। अब उन्होंने क्या बूम हटा रहे हैं। देखो NHI का रेवेन्यू लॉ से कोई नहीं हटा सकता इसको, तो किसी का अधिकार नहीं है इसको हटाने का, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या उसको हटा दिया। वो हटाने के बाद वो लड़के का उसका ड्यूटी है स्पेशली, इसलिए भी कोई जबरदस्ती हटा के ना जाए। उसने लगा बोले सर नहीं इसको नहीं हटा सकते आप, उसने एग्जाम करा दी गाड़ी, निकल गई गाड़ी। उन्होंने बोल दिया बोले इसलिए हुआ। अब वही बात है, MP हैं मौके के, तो थोड़ा वही है, प्रशासन फिर दबाव तो मानते हैं। सोनीपत के अनाज मंडी में किसानों को सही भाव नहीं मिलने के चलते किसानों ने मंडी में बेचने से मना कर दिया है। आपको बता दें, जिसके चलते किसान मंडी से अपनी फसल घर ले गए। दरअसल अनाज मंडी में आढ़तियों के अर्थ विरोध के चलते सरकारी खरीद नहीं हो पा रही। सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों को MSP से कम भाव मिल रहा है। आपको बता दें, सरकार की ओर से सरसों की सरकारी खरीद पर 5450 रुपए प्रति क्विंटल का भाव रखा गया, लेकिन किसानों का कहना है कि खुले मार्केट में उन्हें सिर्फ 5210 रुपए प्रति क्विंटल का भाव ही मिल रहा। किसानों का कहना है कि सरकारी रेट पर ही फसल बेचना चाहते हैं, इसलिए वो अभी अपनी फसल लेकर वापस घर लौट रहे हैं। आए थे जी हम, और हमारी सरसों की मंदी बची 5210 रुपये, सरकारी रेट है 5400, 5400 का जी। बोलिया जी हम सोमवार से करेंगे, ये हम तो जी अपनी फिर वापिस लिए गए। हमारी का तो 5210 रुपये लगा है जी, और ये 5280 का ही बिकती है। वैसे सोले आए थे ये कम रेट में जा रही है, जो अब तो अभी इनके पास गए तो ये कहते हैं आज खरीद रही है, सोमवार से खरीदो, कल करेंगे हम, तो इसको घर वापस ले गया और क्या करें। प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। अचानक मौसम बदलने से शुरू हुई बारिश से किसानों की खेत में पड़ी फसल खराब हो रही है। आपको बता दें, दरअसल तेज बारिश से खेत में खड़ी गेहूं की फसल में नमी बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। बारिश किसानों के लिए आफत साबित हो रही। बारिश के चलते किसानों की खड़ी फसल अब बिछ गई है और खेतों में पानी भर चुका है। किसानों का कहना है कि बारिश से उनकी फसल को काफी नुकसान हुआ। वहीं किसानों ने सरकार से गिरदावरी करवाकर उन्हें मुआवजा देने की मांग भी की है। आपको बता दें, किसानों का कहना है कि बारिश से उनकी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सरकार को गिरदावरी कराकर उन्हें मुआवजा देना चाहिए। तो ये तस्वीरें 8 जगह से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें मौसम ने एक बार करवट ली, जिसके बाद जो फसल है उस पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जो खड़ी यहाँ पर फसलें हैं वो यहाँ पर बिछ गई हैं और सभी खेतों में पानी भर चुका है। देखो जी, हमारे लिए तो बूंद सोने की भी माड़ी है इस टाइम। देखो कितने उसकी फोटोआं देखी हमने आई हैं, और जो कणक नीचे गिर गई हमारी धरती पर, इसके अंदर पानी खड़िया, ये ख़त्म है, 80% फसल ख़त्म है। बहुत किसानों के लिए 3 साल से यही हो रहा, कोई भी फसल सिरा चढ़ रही है जो हमें पूरी कीमत या पूरा निकाल दे के जाए। सरकार से मांग तो ये है, जिस तरह इनके सैटेलाइट ना, हम थोड़ी सी भी आग लगाते हैं खेत में, वो दिखा के धुआं लेके जब भी पुलिस आ जाती है, कर्मचारी आते हैं, अफसर आ जाते हैं, उस तरह इनको खेतों में सैटेलाइट के देख के तुरंत चला जाना चाहिए, पता लग जाएगा कितना नुकसान हुआ है।
नहीं तो हम भेज देंगे। आगे भी निवेदन ही कर सकते हैं सरकार से, भाई किसानों के हालात को, दयनीय हालत को देखते हुए इनकी गिरी हुई फसलों की जल्दी से जल्दी गर्दौरी करवाएं और इनका मुआवजा निर्धारित करें। कल रात से जो बारिश शुरू हुई है उसमें हमारी फसलें बिछ गई हैं और नीचे गिले में सारी खराब हो रही है। इससे जिमींदार को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, तो इसके लिए सरकार कुछ करना चाहिए। एक और जहां ग्रामीण इलाकों में बारिश ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी, तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में भी बारिश के चलते प्रशासन की दावों की पोल खुल रही है। गुरुग्राम में बेमौसम बारिश के चलते जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। बसई रोड पर कई किलोमीटर तक जलभराव देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से सड़कों पर 2-3 फीट तक पानी भर चुका है, जिसकी वजह से हुए जल जमाव के बीच गाड़ियां फंस चुकी हैं। प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही। शनिवार को सीएम फ्लाइंग टीम ने पलवल और सोना में छापेमारी की है। पलवल में जहां अवैध भट्टे पर छापेमारी करते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम ने भट्टे को सील कर दिया। छापेमारी के दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी वहां मौजूद नजर आए। आपको बता दें, वहीं सोना अलवर मार्ग पर भी टीम ने रेड करके बिना लाइसेंस से चलाए जा रहे अहमद अस्पताल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस संबंध में अस्पताल संचालक पर केस दर्ज कर दिया है। दबिश के दौरान अस्पताल में इलाज कर रहा डॉक्टर किसी तरह से दस्तावेज नहीं दिखा सका। रेड के दौरान टीम ने अस्पताल के अंदर ही काफी तादाद में दवाइयां भी अपने कब्जे में लेकर सील कर दी हैं। तो पलवल और सोना से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर माइनिंग विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ जिला पलवल में मीतरोल के पास एक अवैध भट्ठा जो बिना किसी अनुमति के चल रहा था, ना पोल्यूशन डिपार्टमेंट से ना माइनिंग से किसी से कोई अनुमति नहीं, और उन्होंने बाकायदा ईंट छाप के और उनमें अभी जो भट्टे में लगा के उनको 3 दिन पहले हवा जो दे दिया गया आगे भी उसको। इस संबंध में सभी विभागों के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में साइबर क्राइम की टीम ठग गिरोह के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही। शनिवार को साइबर टीम की फरीदाबाद और होडल में कार्रवाई करते हुए बड़े खुलासे किए। फरीदाबाद में जहां साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए टीम ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इन ठगों ने सस्ते प्लॉट दिलाने के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं होडल में बेरोजगार युवक से 10 लाख की ठगी का मामला भी सामने आया, जहां आरोपियों ने मंत्री और एमएलए से अच्छे संबंध बताकर उसे विधानसभा में ऑडिटर की नौकरी दिलवाने के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। मामले में मुंडकटी थाना पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तमाम बड़ी खबरों के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।